तो आज हम लोग पढ़ेंगे शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका, जो कि कक्षा 8वीं के अध्याय 7 से संबंधित है। सबसे पहले यहाँ पर जानने वाला चीज़ है कि इस पाठ का नाम है शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका। तो अब इसमें जानने वाली एक दो बातें हैं। रचनात्मक इकाई से हमारा तात्पर्य है रचनात्मक मतलब किसी भी चीज़ का अगर हम रचना करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ बनाते हैं तो हमको उसको बनाने के लिए हमको विभिन्न चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो उस चीज़ को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो उसके क्या कहलाते हैं, इकाई। तो जैसे घर बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता पड़ती है, तो कारीगर उसको सिस्टमेटिक रूप से जोड़ के एक मकान का शक्ल देता है। तो ईंट क्या हो गई, उस मकान की रचनात्मक इकाई। तो शरीर के हमारे पाठ में क्या बोलता है, शरीर की रचनात्मक इकाई कोशिका। कोशिका क्या है, पाठ में क्या बोलता है कि शरीर कोशिका जो है हमारे शरीर की रचनात्मक इकाई है। तो रचनात्मक इकाई कैसे है, हमारा शरीर जो है लाखों करोड़ों छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। और कार्यात्मक इकाई से तात्पर्य है किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे शरीर में एक विशिष्ट अंग है, या हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, इन सब कार्यों को संपादित करने के लिए ये सब कार्य कहाँ संपादित होता है, कोशिकाओं में, या कोशिकाओं के माध्यम से संपादित होता है। तो हमारा शरीर मुख्य रूप से किन से बना होता है, कोशिकाओं से। कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं, ऊतक। और ऊतक से क्या बनता है, ऊतकों के समूह से क्या बनता है, अंग। और अंगों के समूह से क्या बनता है, अंग तंत्र या शरीर। तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोशिकाओं जो बहुत सारी लाखों करोड़ों छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक। ऊतक को इंग्लिश में कहें तो बंच, ये आप गुच्छा जिसको हम लोग बोलते हैं। ऊतकों के समूह से क्या बनता है, अंग। और अंग के समूह से क्या बनता है, अंग तंत्र या शरीर। तो इनडायरेक्ट रूप से कहा जाए, हमारा शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, क्योंकि शरीर की कल्पना बिना अंग के नहीं हो सकती, और अंग की कल्पना बिना ऊतकों के नहीं हो सकती, और ऊतक की कल्पना बिना कोशिकाओं के नहीं हो सकती। तो इस हिसाब से ये जो है पाठ का सारांश जो है ये कहता है कि शरीर की रचनात्मक माने शरीर जिन चीज़ों से मिलकर बना है, और उसकी कार्यात्मक माने शरीर में जो जो प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनकी कार्यात्मक इकाई जो है क्या है, कोशिका है। सबसे पहले कोशिका के बारे में जानते हैं। कोशिका शब्द क्या है, कोशिका माने होता है, इंग्लिश शब्द होता है सेल। सन 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक ने एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से कोशिकाओं की खोज की। सूक्ष्मदर्शी, अब इसमें एक नया शब्द आया है, सूक्ष्मदर्शी क्या है। सूक्ष्मदर्शी मतलब सूक्ष्मदर्शी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सूक्ष्म और दर्शी। सूक्ष्म माने छोटा और दर्शी माने देखना। तो हर वो छोटी चीज़ जिसको कि हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, उसको देखने के लिए हमको या तो उसको बड़ा करके देखना होता है, आवर्धित करके देखना होता है। तो उसको देखने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो ये कहें कि विश्व का सबसे पहला सूक्ष्मदर्शी किसने बनाया था, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने। कब, 1665 में। 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया, और उसमें कार्क की पतली पतली कांटों, कार्क, अब एक शब्द आया है कार्क। तो बोतल के ऊपर में एक कैप लगता है स्पंजी टाइप का, उसको बोलते हैं कार्क। आपने देखा होगा उसने क्या किया, कार्क को पतला पतला काटा, और उसके बाद उसने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से उसको देखा। तो उसने वो अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो क्या पाया, उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान, जैसे हम मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे चेम्बर, पोस्ट, घर 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 खाने दिखाई देते हैं, जैसे शतरंज के खाने होते हैं उस टाइप के, उसमें 6 कोने टाइप के कुछ खाने दिखाई देते हैं, चेम्बर। तो वो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब उसने सबसे पहले कार्क की काट को देखा, तो उसने उसमें ऐसे छोटे छोटे घरों को देखा, जिससे उसने सेल का नाम दिया, सेल यानी कोश। और इसी से कोशिका शब्द का उत्पत्ति हुई। तो ये कहा जाए कि कोशिका की सबसे पहले खोज किसने की, रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने। कब की, 1665 में। अब आते हैं
कोशिका माने कोशिकाओं के बारे में जानते हैं हम। कोशिका जो है हमारे शरीर की, जैसा कि हम जानते हैं, रचनात्मक इकाई है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। इसी प्रकार हर जीव का शरीर जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे हाथी का शरीर, बैल का शरीर, मेंढक का शरीर, सांप का शरीर। तो क्या सबका शरीर एक जैसा है? नहीं है। तो उसी प्रकार हर जीव का शरीर जो है अलग जिस प्रकार से, उसी प्रकार कोशिकाएं भी अलग अलग प्रकार की होती हैं। अलग अलग प्रकार की मतलब उनकी कार्यशैली अलग अलग होती है, उनका बनावट अलग अलग होता है, उनका स्ट्रक्चर जो कहा जाए या उनके कोशिकांग अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। तो कोशिकाएं जो हैं आकृति, आकार और कार्य करने की क्षमता, उनकी कार्यशैली में अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो ये कहा जाए कि कोशिकाओं में एक बहुत बड़ा वेरिएशन या बहुत ज़्यादा विविधताएं पाई जाती हैं। हर कोशिका अलग अलग प्रकार की होती है। हमारे शरीर में भी जैसे आँख की कोशिका जो है हाथ पैर की कोशिकाओं से अलग है, हृदय की कोशिका जो है अलग है। तो ये कहा जाए कि अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रकार के अंग होते हैं, और अलग अलग अंग में अलग अलग तरीके के ऊतक होते हैं, और अलग अलग ऊतकों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब कोशिका जो है, हमारा शरीर एक कोशिका से तो बना हुआ नहीं है। तो किसी जीव का शरीर छोटा होता है, उसमें कम कोशिकाएं होती हैं। किसी जीव का शरीर बड़ा होता है, उसमें ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। जैसे हाथी का शरीर बहुत बड़ा है, उसमें अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा चींटी का शरीर जो है काफ़ी छोटा है, तो उसमें हाथी की अपेक्षा बहुत कम कोशिकाएं हैं। इसी प्रकार एक कोशिकीय जीव, जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, उनका शरीर कुल एक कोशिकाओं पे ही चलता है। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये एक कोशिकीय जीव हैं। तो इन जीवों में भी उनमें होने वाली जीवित रहने के लिए जो क्रियाएं हैं, जैसे कि पोषण हो गया, श्वसन हो गया, प्रजनन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सब इन्हीं एक कोशिकाओं में ही संपादित होता है। तो इस प्रकार देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। कोशिका रूप एवं आकार में भिन्न भिन्न होती है। आप जानते हैं कि कुछ जीवों का शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि। इन जीवों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, जनन आदि जैविक क्रियाएं एक ही कोशिका से संपन्न होती हैं, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए कोशिकाएं अलग अलग समूह में व्यवस्थित होती हैं। इस प्रकार कोशिका जैव शरीर की रचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है और स्वतंत्र रूप से जीवित रहता है, परंतु यदि गाल की एक कोशिका या प्लाज्मा या प्याज की एक कोशिका को अलग कर दिया जाए तो वह मर जाएगी। तो बहुकोशिकीय जीव में क्या है, कोशिकाएं जो हैं बहुत सी कोशिकाएं एक साथ रहती हैं, और एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका से समस्त प्रकार की जैविक क्रियाओं का क्रियान्वयन होता है। आकृति और आकार के आधार पर भी कोशिकाओं को अलग अलग रूप में होती हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास, अमीबा, डायटम और फैट सेल, यकृत की कोशिका, प्याज की झिल्ली की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ये सब कोशिकाएं आकार में अलग अलग प्रकार की होती हैं। अब आ जाते हैं अपन कोशिका जो है, वास्तव में कोशिका अगर अपन देखें तो कोशिका के आकार में और आकृति में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। जैसे विषाणु की कोशिका है, बहुत छोटे आकार की होती है, जिसको कि एक सामान्य सूक्ष्मदर्शी से नहीं देखा जा सकता, से लेकर मुर्गी के अंडे का या किसी भी अंडे का पीला वाला भाग भी एक कोशिका है। तो ये कहा जाए कि कोशिकाओं के आकार में अंतर काफ़ी है। अब कोशिका की संरचना देखिए, हम मुख्य रूप से कोशिका में अलग अलग जीवों के शरीर की अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, लेकिन कोशिकाओं के कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो लगभग सभी कोशिकाओं में होती हैं। तो हम कोशिकाओं की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिकाओं की संरचनाओं के बारे में पढ़ने के लिए हम कोशिकाओं को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला जंतु कोशिका और दूसरा पादप कोशिका। अब ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्या है? जंतु कोशिका से हमारा अभिप्राय उस कोशिका से है जो जीव जंतुओं में पाया जाता है, जैसे आदमी में, कुत्ते में, घोड़े में, बंदर में, चूहा में, सांप में। और पादप कोशिका से हमारा अभिप्राय उनसे है जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती हैं। तो अब हम पढ़ने के लिए शुरू करते हैं कोशिका की संरचना के बारे में।
तो अगर हम किसी जीव की या जंतु की एक कोशिका को लें और किसी पेड़ या पौधे की एक कोशिका को लें तो उसमें बेसिक क्या या मुख्य रूप से क्या चीज़ें होती है देखते हैं हम। जंतु कोशिका जो होती है, जंतु कोशिका के सबसे चारों ओर जंतु कोश की जो एक सिंगल कोशिका को अगर हम लें तो जंतु कोशिका में हम देखते हैं कि कोशिका के चारों ओर एक पतली अर्धपारगम्य लचीली जीवित झिल्ली होती है। क्या क्या तीन चार चीजें मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पतली, लचीली, अर्धपारगम्य और जीवित झिल्ली होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ये क्या करती है, इसका मुख्य काम क्या होता है, ये कोशिका को यांत्रिक रूप से सहारा प्रदान करती है, कोशिका को एक निश्चित आकार आकृति देती है कि ये कोशिका के सभी उसके अंग जो है कोशिकांग, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, वो उस कोशिका के अंदर में रहें। लचीली होती है, फ्लेक्सिबल माने लचीली, आप समझ सकते होंगे लचीला, जैसे ये है लचीला, फ्लेक्सिबल है। तो ये जंतु कोशिका के ऊपरी जो झिल्ली होती है वो लचीली होती है, अर्धपारगम्य। इसमें एक नया शब्द आया है, अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य से हमारा तात्पर्य है, अर्धपारगम्य माने अर्धपारगम्य झिल्ली माने ऐसी झिल्ली जिससे कुछ चीजें तो आर पार आ जा सकती हैं लेकिन सभी चीजें आर पार नहीं जा सकती। जैसे हम आटा छानने की छलनी घर में उपयोग करते हैं तो उसमें आटा जब छानते हैं तो आटा नीचे गिर जाता है, लेकिन उसके ऊपर जो चोकर वाला भाग रहता है वो ऊपर रह जाता है। कारण क्या है कि उस छलनी में जो छिद्र होते हैं उन छिद्रों से उस चोकर का आकार बड़ा होता है, इसलिए वो ऊपर रह जाते हैं और आटा के कण जो होते हैं बारीक होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक यही प्रकार का प्रिंसिपल कुछ ऐसा ही मिलता जुलता कोशिका झिल्ली के साथ में है। जो अणु उस झिल्ली के छिद्र से छोटे होते हैं वो उस झिल्ली के आर पार तो आ जा सकते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो उससे आर पार नहीं आ जा सकते। अब आते हैं अपन पादप कोशिका में। पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होती है। ये मैंने पीछे डायग्राम में जंतु कोशिका और पादप कोशिका को बनाया हुआ है। जंतु कोशिका का देख सकते हैं आप, सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली है, जबकि पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन उसके एक बाहरी आवरण और होता है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। सॉरी, कोशिका झिल्ली में एक चीज मैं मिस कर गया। कोशिका झिल्ली जो है किसकी बनी होती है, प्रोटीन और वसा की। किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन और वसा की। याद करने लायक चीज है, कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन और वसा की बनी होती है। इसका मुख्य काम होता है कोशिका को आकार बनाना, कोशिका के विभिन्न अणुओं को आने व जाने में नियंत्रण रखना, कोशिका को सुरक्षा व सहारा प्रदान करना। अब आ जाते हैं अपन पादप कोशिका में। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक आवरण पाया जाता है जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। अब ये कोशिका भित्ति क्या है, कोशिका भित्ति ये है मुख्यतः सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज एक प्रकार का पदार्थ होता है। ये कोशिका भित्ति मृत होती है। ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि कोशिका भित्ति जो होता है उसमें जान नहीं होता है, ये कठोर होती है और कठोर होने के कारण यह पादप कोशिका को एक निश्चित आकृति प्रदान करती है। इसी सेल्यूलोज के कारण लकड़ी इतना कड़ा होता है, क्योंकि इसमें पादप कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब आ जाते हैं अपन कोशिका झिल्ली के अंदर के वाले भाग में। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है, जंतु कोशिका हो चाहे पादप कोशिका हो, इसमें कोशिका झिल्ली के अंदर में एक फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड यानी द्रव, जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य। देखते हैं बुक में क्या लिखा है। प्रत्येक कोशिका के प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तरल चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। कैसा होता है पदार्थ, ये तरल माने गीला और चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। सभी जैविक प्रक्रियाओं को संपन्न करने वाली कोशिका के विभिन्न अंग। अब कोशिका के अंदर भी विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं होती हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया है, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, प्रजनन। तो ये कोशिका के अंदर विभिन्न काम को करने के लिए कोशिका के विभिन्न अंग पाए जाते हैं। इन कोशिका के अंगों को क्या बोलते हैं, कोशिकांग। तो ये जीव द्रव्य में ही ये कोशिकांग तैरते रहते हैं, पाए जाते हैं। इसे हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। ये याद करने लायक पॉइंट है। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने, किस वैज्ञानिक ने, हक्सले नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। अब देखिए, जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो अब कोशिका द्रव्य क्या है, अपन लोग जानते हैं। कोशिका द्रव्य किसको बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो चिपचिपा तरल द्रव भरा होता है
होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। अब देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली, ये प्लाज्मा झिल्ली और ये केंद्रक, इन दोनों के बीच में जो चिपचिपा तरल द्रव युक्त पदार्थ है ये क्या है, कोशिका द्रव्य। देखते हैं बुक में क्या लिखा है, जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य। जीव द्रव्य का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच में होता है कोशिका द्रव्य कहलाता है। इसमें खनिज, लवण, पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा पाए जाते हैं। अब ये जीव द्रव्य में क्या क्या पाए जाते हैं, खनिज, लवण, पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब इस जीव द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ये कोशिकांग क्या है, कोशिका में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संचालित करने के लिए जो कोशिका के अंग होते हैं, जैसे हमारे शरीर का अंग है हाथ है, इससे हम सामान उठाते हैं, खाना खाते हैं, पैर है जिससे हम चलते हैं, आँख है जिससे हम देखते हैं। तो कोशिका के अंदर भी विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं उसको संपादित करने के लिए कोशिका के अंदर अंग पाए जाते हैं, जिनको कोशिकांग बोलते हैं। ये कोशिकांग कौन कौन से हैं इनके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसमें चित्र में आप देखेंगे, बुक में भी बना हुआ है, मैंने पीछे ड्राइंग में भी बनाया है। दोहरी झिल्ली से बनी गोलाकार या छड़ाकार रचना जिसकी आंतरिक झिल्ली में उंगलियों के समान उभार दिखाई देते हैं, यही माइटोकॉन्ड्रिया है। यह दोहरी झिल्ली युक्त रचना है जिसमें उंगली के समान उभार दिखाई देते हैं। ये कोशिका का श्वसन केंद्र होती है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, कोशिका का श्वसन केंद्र होती है, माने ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण का काम, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण का काम यही कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ऑक्सीकरण से क्या उत्पन्न होती है, ऊर्जा, जिससे कोशिका अपना जीवन निर्वाह करती है। भाई हम भी खाना खाते हैं, हमको जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, हम खाना खाते हैं, वो खाना जो है फूड कहाँ जाके डाइजेस्ट होता है, इंटेस्टाइन में, आंतों में, आंतों से बनने के बाद वो कहाँ जाता है, शरीर में, शरीर से कहाँ जाता है, कोशिकाओं में। तो कोशिकाओं में जो भोज्य पदार्थ पहुँचता है उसको ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही उनका ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी ऊर्जा से मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, है ना। तो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहा जाता है। अब आते हैं अगला पॉइंट, नेक्स्ट अगला कोशिकांग है अंतःप्रद्रव्यीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये क्या है, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। अंतःप्रद्रव्यीय जालिका कोशिका के अंदर पाए जाने वाला ट्यूब के आकार की, नली के आकार की शाखित रचना होती है, जिसके अंदर में एक तरल द्रव भरा होता है, एक प्रकार का फ्लूइड भरा होता है। ये आकार में बड़ी होती है, ये कोशिका को अंदरूनी रूप से सहारा प्रदान करती है, साथ ही ये कोशिकाओं में भोज्य पदार्थों का या अन्य पदार्थों के परिवहन का काम करती है। ये ट्रांसपोर्टर है एक हिसाब से। कोशिका के अंदर कौन सा सामान किधर किधर ले जाना है, ये कौन ले जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्यीय जालिका। तो एक हिसाब से क्या है, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका भोज्य पदार्थों के परिवहन का काम करता है और कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। अगला कोशिकांग में हम बढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका की ऊपरी सतह में, आप चित्र में देखेंगे, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका की ऊपरी सतह में बिंदीनुमा संरचना है। आप बुक में चित्र में देखेंगे, अंतःप्रद्रव्यीय जालिका देखेंगे, जहाँ पर लाइन बना हुआ है, उसके ऊपरी सतह में बिंदी बिंदी नुमा रचना है। साथ ही ये जीव द्रव्य में भी छोटे छोटे कण के रूप में पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का मुख्य काम होता है प्रोटीन का निर्माण। ये कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस, और राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। इस बातों को याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है कोशिका का ऊर्जा गृह किसको बोलते हैं, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना, बेसिक चीजें जरूरी है। अब आ जाते हैं गाल्जी काय। आपको जंतु कोशिका में तस्तरी नुमा कोष कई परतों में दिखाई दे रहे होंगे। ये संरचनाएं गाल्जी काय कहलाती हैं। इनका कार्य विभिन्न रासायनिक पदार्थों का स्त्राव करना है। अब ये अगला कोशिकांग है गाल्जी काय। गाल्जी काय, देखिए यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि गाल्जी काय केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में गाल्जी काय नहीं पाया जाता है। गाल्जी काय क्या होता है, तस्तरी। तस्तरी माने आप जिसमें चाय पीते हैं, नीचे का प्याला जिसको बोलते हैं, प्लेट, सॉसर, तस्तरी नुमा रचना होती है। ये विभिन्न प्रकार के रसायन या जिसको बोलेंगे अपन इंग्लिश में हार्मोन का स्त्राव करते हैं। हार्मोन से क्या होता है, शरीर की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का क्रियान्वयन, नियंत्रण होता है। तो ये एक प्रकार से हार्मोन का सिक्रेशन का काम करता है। सेंट्रोसोम, जब आप जंतु कोशिका में केंद्रक, सेंट्रोसोम क्या है, जंतु कोशिका में केंद्रक के जस्ट ऊपर में एक चांद के आकार का चंदानुमा रचना दिखाई देगा आपको। आप चित्र में देखेंगे, जंतु कोशिका के ऊपर में एक चंदानुमा रचना दिखाई देगा, जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम।
सेंट्रोसोम के बीच में दो दो बिंदु दिखाई देंगे, छोटे छोटे डॉट, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल में अंतर आप समझिए। सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में केंद्रक के जस्ट ऊपर में सेंट्रोसोम दिखाई देगा, चंदा के आकार की रचना होती है, और इसके बीच में दो बिंदु होते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल। इसका काम क्या होता है? तो सेंट्रोसोम जो है कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। जब कोशिका, जैसे मैंने बताया, कोशिका में विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं, प्रजनन से तात्पर्य है अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता। जैसे हम लोग देखते हैं बच्चा छोटा से बड़ा होता है ना, तो या गाय जो है या जानवर या कोई बकरी या मनुष्य अपने समान जीवों को उत्पन्न करता है, तो ये क्या होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा ही संभव होता है। भाई कोई बच्चा बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे? जब तक उनके शरीर की कोशिकाएं बढ़ेंगी नहीं, तो कोशिका कैसे बढ़ेंगी? विभाजन के द्वारा बढ़ेंगी। कैसे विभाजन होता है? एक कोशिका दो टूट के, जैसे ये एक कोशिका है, ये टूट के दो भाग, अलग अलग भागों में दो कोशिकाओं में बन गई, तो ये हो गया कोशिका का विभाजन। आगे हम इसके और डीप में पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में कोशिका के विभाजन के बारे में। तो सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम होता है कि नहीं? होता है। पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम परमानेंटली नहीं होता है, केवल कोशिका के विभाजन के समय ही सेंट्रोसोम बनता है। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम परमानेंट होता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम केवल कोशिका के विभाजन के समय ही बनता है। अब अगला आते हैं कोशिका के, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो एक और बेसिक चीज है, और जिसके वजह से, जिसको हम लोग जानेंगे, जब हम लोग पादप कोशिका का अवलोकन करते हैं तो हमको उसमें एक जब हम पादप कोशिका का अवलोकन करते हैं तो हमको उसमें एक, देखना आप चित्र में भी दिया हुआ है पीछे में, प्लास्ट, तस्तरी नुमा, प्लेट नुमा, जिसके अंदर छड़ाकार या सर्पिलाकार वलय के रूप में रचना दिखाई देता है, जिसको लिखा हुआ है प्लास्ट। अब ये प्लास्ट क्या है? प्लास्ट को हिंदी में बोलते हैं लवक। अब ये लवक क्या चीज है? ये जो है लवक ही है जो पादप कोशिका को स्वपोषी बनाता है। स्वपोषी माने जो अपना पोषण स्वयं कर सकता है। अब आप बोलेंगे कि जंतु भी तो स्वपोषी हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है। अपना खाना बनाने का मतलब हम अपना खाना के लिए किसी पेड़ पौधे या किसी जीव जंतु पे आश्रित हैं, लेकिन पेड़ कभी किसी के पास खाना लेने नहीं जाता है। वो अपना खाना, आप पढ़े होंगे पिछली कक्षाओं में कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो अपना खाना खुद बनाने से तात्पर्य है स्वयं उसका निर्माण करने से। तो लवक क्या करता है? पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निष्पादित करता है। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। लवक जो है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लवक यानी प्लास्ट, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करता है वो क्लोरोप्लास्ट है, तो वो प्लास्ट का एक प्रकार है। लवक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट एक प्रकार का रंगहीन लवक है जो कि भोज्य पदार्थ के संचय करने का काम करता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ल्यूकोप्लास्ट एक प्रकार का रंगहीन लवक है। रंगहीन माने जिसमें रंग नहीं होता है। ये क्या काम करता है? भोज्य पदार्थ के संचय करने का काम करता है। उसके बाद आते हैं अपन क्रोमोप्लास्ट में। पेड़ पौधे में हरे रंग के अलावा हर रंग जो दिखाई देता है, लाल, पीला, हरा, चाहे उसके फूल में चाहे उसके फल में, ये होता है क्रोमोप्लास्ट। ये फूलों में जो अलग अलग कलर के रंग पाए जाते हैं, ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करने का काम करते हैं। क्या है? रंग बिरंगे फूलों को देख के कीट आकर्षित होते हैं, जिससे परागण की क्रिया संपन्न होती है। तो क्रोमोप्लास्ट का रोल क्या है? परागण में। अब आ जाते हैं सबसे मुख्य लवक जो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का हरित लवक है जो हरे रंग का पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित करता है। क्या है? जब क्लोरोप्लास्ट हरे पौधे
हरे पेड़ पौधे में सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पानी, जल और खनिज लवणों की सहायता से क्लोरोप्लास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है, और ये कार्बोहाइड्रेट जो है पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पादप कोशिका या पेड़ पौधे जो है स्वपोषिक होते हैं, जबकि जंतु कोशिका या जीव जंतु अपना भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए किसी अन्य जीव या किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु पर आश्रित रहते हैं। ये हो गया जंतु कोशिका और पादप कोशिका। इसके अलावा ये इनमें जंतु कोशिका और पादप कोशिका में एक और चीज़ें पाई जाती हैं, पाया जाता है जो दोनों में सिमिलर होता है, दोनों में पाया जाता है, रिक्तिका या वैक्यूल। ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका का जब आप चित्र देखेंगे तो इसमें छोटा छोटा सर्कल घेरा घेरा बना हुआ है, ये वैक्यूल या रिक्तिका बोलते हैं। रिक्तिका का क्या काम होता है, ये खाली जगह होता है बस ऐसे ही, इसमें एक प्रकार का तरल लिक्विड भरा होता है। पादप कोशिकाओं में वैक्यूल का या रिक्तिका का आकार अपेक्षाकृत जंतु कोशिका से बड़ा होता है। तो ये हो गया अपना जीव द्रव्य में, जो अपन जीव द्रव्य को दो भागों में बांटे थे, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो कोशिका द्रव्य के बारे में अपन जान गए। कोशिका द्रव्य क्या है, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के बीच के जो तरल चिपचिपा द्रव भरा होता है वो कोशिका द्रव्य कहलाता है। कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं, उन कोशिकांगों के बारे में हमने जाना। अब अगला आ गया कोशिका द्रव्य और केंद्रक में बांटे थे, तो अब अपन जानते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक क्या है? केंद्रक जो है, अगर सीधे शब्दों में कहूं तो कोशिका का दिमाग है या नियंत्रण कक्ष जिसको कहा जाए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करना है, तो कितना ऑक्सीकरण करना है, कब तक ऑक्सीकरण करना है, कब ऑक्सीकरण करना है, कब ऑक्सीकरण नहीं करना है। राइबोसोम है, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, तो कब वो प्रोटीन का निर्माण करेगा, कब नहीं करेगा। प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है, जिससे भोज्य पदार्थों का या अन्य पदार्थों का आवागमन होता है, तो कब आवागमन होगा, कब आवागमन नहीं होगा, है ना। इन सब चीजों पे नियंत्रण करने के लिए कौन होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक से ही इन सब चीजों को नियंत्रित किया जाता है, इसलिए कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसको कहा गया है, केंद्रक को कहा गया है। हम लोग आगे पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में क्या दिया हुआ है। केंद्रक एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा होता है, इस झिल्ली को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक एक पतली झिल्ली द्वारा घिरा होता है जिसको क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। यह पतली झिल्ली लचीली अर्धपारगम्य होती है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अब केंद्रक द्रव्य जो है, केंद्रक जो है के चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसको केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, और इसके बीच बीच में छिद्र होते हैं जिससे कि पदार्थों का आदान प्रदान या लेन देन होता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर गाढ़ा अर्धतरल द्रव भरा होता है। अर्धतरल माने चिपचिपा सा जेली टाइप का अर्धतरल द्रव भरा होता है, जिसे केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी, 1831 में। और 1939 में परकिंजे ने कोशिका को जीवित पदार्थों को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म नाम दिया था। परकिंजे ने क्या नाम दिया था, कोशिका के जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए केंद्रक में क्या होता है या केंद्रक का क्या कार्य है, अब अपन लोग आगे जानते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों के समान रचना दिखाई देती है। केंद्रक द्रव्य में मैं चित्र में पीछे बनाया हूँ, आप देख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया हुआ है। केंद्रक द्रव्य में धागे के समान छोटे छोटे महीन धागे के समान रचना दिखाई देती है जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम या गुणसूत्र, क्रोमेटीन जाल बोलते हैं। केंद्रक द्रव्य में पतले पतले धागे के समान रचना दिखाई देती है जिसको क्रोमेटीन जाल बोलते हैं, क्रोमेटीन नेटवर्क। ये क्रोमेटीन नेटवर्क जो है कोशिका विभाजन के समय में सिकुड़ कर अपेक्षाकृत सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं और गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। और गुणसूत्र क्या चीज से बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से बना होता है। गुणसूत्र किससे बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से। अब डीएनए क्या है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए। डीएनए का क्या काम होता है, डीएनए आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम करता है। जैसे हम लोग दैनिक जीवन में बोलते हैं कि
इसका चेहरा अपनी मम्मी से मिलता है, इसका चेहरा अपने पापा से मिलता है। तो ये जो गुण होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इसको कौन लेके जाता है? डीएनए। डीएनए जो है आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। केंद्रक द्रव्य में गोल या अंडाकार रचनाकार दिखाई देती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। अब ये केंद्रक के अंदर में एक और छोटा सा गोलाकार रचना होती है जिसको बोलते हैं केंद्रिका। और केंद्रिका का क्या काम होता है? केंद्रिका कोशिका विभाजन में सहायता करती है। अब तो ये जो हम लोग जंतु कोशिका, पादप कोशिका, इसके बारे में हम लोग जो पढ़े ये तो हो गए एक बात। अब अपन लोग जानते हैं ये कोशिका की ये अब कोशिका की उत्पत्ति से अपन शुरू करते हैं। माने जहाँ से कोशिका शब्द, भाई कोशिका कहाँ से है? तो पृथ्वी में जब सबसे पहले पहले जीवों की उत्पत्ति हुई तो सबसे पहले जो जीव बने वो ऐसा माना जाता है कि वो एक कोशिकीय जीव थे। माने सिर्फ उनमें एक कोशिका थी, और वो एक कोशिकीय जीव जो थे वो चूंकि आज से हजारों साल पहले बने थे, तो अभी के जो जीवों के मुकाबले वो उतने एडवांस या परिष्कृत नहीं थे। तो जो पृथ्वी में जो सबसे पहले पहले प्राचीनतम कोशिका बनी, उन कोशिकाओं को कहा गया प्रोकैरियोट्स कोशिका। क्या कहा गया? प्रोकैरियोट्स कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल। और अभी जो वर्तमान में आधुनिक कोशिकाएं हैं जो परिष्कृत हैं, जो प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं से ही विकसित हुई हैं और अधिक एडवांस होते गए, समय के साथ साथ उनमें अनुकूलन आता गया, जिनमें विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं और बनते गए, ये कहलाती हैं यूकैरियोट्स कोशिका। तो प्राचीनतम कोशिकाएं क्या है? प्रोकैरियोट्स। और प्राचीनतम और आधुनिक कोशिकाएं क्या है? यूकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स कोशिका के बारे में हम लोग अभी क्यों पढ़ रहे हैं? वर्तमान में भी प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीली हरी शैवाल हो गया, ये प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में आता है। और इन्हीं से विकसित होकर यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उतनी ज़्यादा परिष्कृत एडवांस नहीं होती हैं, क्योंकि ये प्राचीनतम कोशिकाएं हैं, शुरू शुरू में बनी थी, इसलिए इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, जैसे हम लोग पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इनमें नहीं पाए जाते थे। इनमें इवन केंद्रक भी नहीं पाया जाता था, जिसके कारण डीएनए जो है कोशिका द्रव्य में भी तैरते रहता था। आनुवांशिक पदार्थ जो डीएनए है, गुणसूत्र क्रोमोसोम जो है, वो कोशिका द्रव्य में ही तैरता रहता था। इसके अलावा जो मैंने पढ़ा विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, जैसे कि चूंकि ये प्राचीनतम कोशिकाएं थी, इसलिए उस समय इन सब कोशिकाओं का विकास नहीं हो पाया था। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी काय हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, इन सब चीज़ों का आविष्कार नहीं हो पाया था। इस कारण ये प्राचीनतम कोशिकाएं थी। और इस प्रकार हमने आज कोशिका जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका के बारे में अध्ययन किया। और इसके बाद इसमें अब हमने क्या सीखा में ये दिया हुआ है कि इसका एक सरसरी तौर पे रिवीजन है जो आप बुक से कर सकते हैं। कि जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि सलोना रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की, और ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। तो इस प्रकार मैंने इस पाठ का बेसिक चीज़ आपको पढ़ा दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आए तो मुझे आप मैसेज के माध्यम से बताएं कि सर इस चीज़ को आप और अच्छी तरीके से बताएं, तो कोशिश करूँगा कि मैं उन चीज़ों को और बेहतर तरीके से आपको बता पाऊँ। क्योंकि ये मेरा भी पहला वीडियो है जिसको मैं ई क्लास के माध्यम से आप लोग के तक पहुँच रहा हूँ। मुझे भी इस रूप से पढ़ाने का अनुभव नहीं था, तो मैंने पहला प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आया।